नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र की जो द्वितीय पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, उसका जो सेकेंड लेसन है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज, आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस अध्याय में जो प्रमुख अध्ययन के बिंदु हैं वो है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में जो समाज सुधार आंदोलन हुए वो क्या क्या हैं, और सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार, जिनमें एक है संस्कृतिकरण और दूसरा है पश्चिमीकरण। हम यहाँ इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी कक्षाएं पसंद आ रही हैं और आपको इनसे लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की, कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, सांस्कृतिक परिवर्तन समझने से पहले हमने पहले भी चर्चा की थी कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। उसी से जुड़ा हुआ बिंदु है सांस्कृतिक परिवर्तन। कक्षा 11 में हमने अध्ययन किया था संस्कृति के बारे में, कि संस्कृति है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। देखिए विद्यार्थियों, भौतिक संस्कृति है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि भौतिक संस्कृति जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे हमारे सामाजिक मूल्य, हमारा धर्म, हमारे विश्वास, ये सब हमारे क्या हैं, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, ये सब अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है। और टेबल, कुर्सी, पंखा या जो भी दृश्य चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति का भाग हैं, वो हमारी भौतिक संस्कृति है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसका संबंध अभौतिक संस्कृति से है। सामाजिक जो परिवर्तन है वो संस्कृति के अभौतिक पक्ष से संबंधित है, जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसका संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों से है। अगर संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है, और संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है वो संस्कृति के जो अभौतिक पक्ष में हो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृति के किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून आदि। कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, और संस्कृति के चाहे किसी भी पक्ष में कोई परिवर्तन हो रहा है वो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य कि सांस्कृतिक परिवर्तन एक वृहद और बड़ी और व्यापक अवधारणा है, जबकि सामाजिक परिवर्तन है वो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आने वाली एक अवधारणा है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इस अध्याय के बारे में। देखिए, इस अध्याय में मुख्यतः हम दो घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कि एक तो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो प्रमुख जो नेता थे और उनके जो प्रयासों से जो भी सामाजिक सुधार हुए थे या जो भी सामाजिक आंदोलन हुए थे, उनकी वजह से भारतीय समाज में कौन कौन से सांस्कृतिक परिवर्तन आए, उनका अध्ययन करेंगे। और दूसरा है कि जो संस्कृतिकरण है, जो आधुनिकीकरण है, जो पश्चिमीकरण है, जो पंथ निरपेक्षता है, इनकी वजह से भारत की जो सांस्कृतिक परिवर्तन है या भारत का जो समाज है उसमें कौन कौन से प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन आए। यहाँ हम इन दोनों घटनाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो भी समाज सुधार थे या जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उन्होंने भारत के समाज में बड़े ही प्रभावशाली परिवर्तन किए, भारत में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन किए। तो हम उनकी चर्चा भी करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन। देखिए, जो 19वीं शताब्दी है वो, या कह सकते हैं उससे पहले भारतीय समाज है वो अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था। सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, ये देखिए विधवा पुनर्विवाह पे जो रोक है, जाति का जो भेद है, ऐसी अनेक जो कुरीतियाँ हैं वो उस समय हमारे समाज में व्याप्त थी। समाज ऐसी अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों से त्रस्त था। सती प्रथा है, बाल विवाह होना है, विधवा पुनर्विवाह पे रोक होना है। इन बुराइयों के कारण समाज में जो लोग हैं या जो आम जन है वो बड़ा ही त्रस्त था। लेकिन 19वीं शताब्दी को जो समाज सुधार हुए, उन समाज सुधारों ने इन स्थितियों में परिवर्तन किया। 19वीं सदी के जो समाज सुधारक थे वो आधुनिक संदर्भ और मिश्रित विचारों वाले थे। उपनिवेशवाद की वजह से जो नए नए विचार भारत में आ रहे थे, या जो नई नई शिक्षाएं भारत में आ रही थी, वो प्लस साथ ही हमारे जो परंपरागत जो हमारा ज्ञान था, उन दोनों के मिश्रण की वजह से अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार समाज में हो रहे थे। यह जो प्रयास है वो पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार और प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि के मिले जुले रूप से उत्पन्न हुए थे। कहने का मतलब यहाँ यही है कि एक तो पश्चिमी जो उदारवाद है वो, और जो हमारा जो परंपरागत जो साहित्य था, उन दोनों के मेल से ये उत्पन्न हुआ। ये जो समाज सुधार हैं वो क्रिएट हुए। देखिए, उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष तो हो रहे थे, जैसे बौद्ध धर्म है, या जो भक्ति आंदोलन है, या जो सूफी जो आंदोलन है। इन आंदोलनों के द्वारा भारतीय समाज में जो भेदभाव थे, जो कुरीतियाँ थी या जो बुराइयाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधार हुए वो एक नई चेतना लेके आए, या कह सकते हैं कि वो जो प्रयास थे वो पश्चिमी उदारवाद के जो आधुनिक विचार थे और जो भारतीय जो साहित्य की जो दृष्टि थी, उन दोनों का मिला जुला रूप था। इसीलिए जो समाजशास्त्री हैं जो सतीश सब्रवाल, उन्होंने औपनिवेशिक भारत में जो आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा है उससे जुड़े हुए 3 पहलुओं की चर्चा की थी। उन्होंने माना था कि जो औपनिवेशिक भारत या अंग्रेजों के समय भारत में जो 3 प्रमुख जो आधुनिक परिवर्तन हुए, उन्होंने भारत की समाज और सांस्कृतिक संरचना को बदल दिया था। जिसमें पहला था संचार के माध्यम। सब्रवाल का मानना था कि जो जनसंचार के माध्यम है उनकी वजह से, संगठनों के स्वरूप में जो परिवर्तन है उनकी वजह से, और विचारों की प्रकृति कि जो नवीन विचार भारत में पनप रहे थे, या उदारवाद के जो विचार आ रहे थे, या पश्चिमी जो सभ्यता संस्कृति है उनकी वजह से भारत में जो नए विचार क्रिएट हो रहे थे, उनकी वजह से संचार के जो नए माध्यम है, रेलवे है, टेलीफोन है, या जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनके माध्यम से, और जो नए नए संगठन भारत में बन रहे थे, उनके माध्यम से भारत में अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। चलिए अब हम जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधार आंदोलन हुए थे, उन समाज सुधार आंदोलनों के जो प्रमुख जो समाज सुधारक थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे अग्रणी और पहला नाम है जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें पहले हैं राजा राममोहन राय। देखिए, जो राजा राममोहन राय हैं वो राजा राममोहन राय हैं, उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये विद्यार्थी ध्यान रखें और नोट भी करें कि जो राजा राममोहन राय हैं उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनका जन्म है वो 22 मई 1772 को हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 27 सितंबर 1833 को हुई थी। देखिए, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और
भारतीय भाषाई प्रेस के ये प्रवर्तक थे, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के ये प्रेरणेता थे, और बंगाल में जो नव जागरण युग है उसके पितामह इनको कहा जाता है। बंगाल में जो नया नव जागरण हुआ है, बंगाल में जो एक नई तरह की लहर उदय हो रही थी, या एक नए युग की जो शुरुआत हो रही थी, उसके पितामह राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राममोहन राय हैं, उन्होंने प्रमुख जो पुस्तकें लिखी उसमें थी संवाद कौमुदी, मिराल उल अखबार और जो ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन। साथ ही साथ राजा राममोहन राय ने बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। अनेक बार विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछा भी गया है कि राजा राममोहन राय ने जो संवाद कौमुदी उसकी रचना किसने की, या बंगदूत जैसे जो का संपादन किसने किया था, तो विद्यार्थी इसको ध्यान रखें। देखिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि 1814 में राजा राममोहन राय ने बंगाल में आत्मीय सभा की स्थापना की, और 1818 में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया, और उन्हीं का प्रयास था कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ये जिसे पहले ब्रह्म सभा भी कहा जाता था, उसकी स्थापना उन्होंने बंगाल में की। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखिए उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो ये जो ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय के प्रयास थे, उन्हीं प्रयासों की वजह से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। देखिए एक तथ्य यह भी है कि 1830 में अकबर शाह द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई, और 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, और वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में आज भी राजा राममोहन राय की समाधि है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम पंडित रमाबाई। देखिए पंडित रमाबाई है, उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ और उनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1922 को हुई। वो एक प्रख्यात विदुषी, समाज सुधारक और भारतीय नारियों को उनकी पिछड़ी हुई स्थिति से ऊपर उठाने के लिए समर्पित थी। इनका जन्म है वो मैसूर रियासत के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम था वो रमा डोंगरे था, और 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की गई। देखिए रमाबाई ने बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ जो थी उनके खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए, और उनके खिलाफ उन्होंने महिलाओं में एक नई अलग जगाई। महिलाओं को अधिकार और शिक्षा के लिए उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, और बंबई में 20 लड़कियों के साथ शारदा सदन की शुरुआत की। वो 7 भाषाएं जानती थी, और उन्होंने बाइबल का भी मराठी में अनुवाद किया था। 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। चलिए आगे चर्चा करते हैं सर सैयद अहमद खान। ये भारत में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, उसमें जो मुस्लिम समाज है उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म है 17 अक्टूबर 1817 को हुआ, और इनकी मृत्यु है 27 मार्च 1898 को हुई। ये हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, और उन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चल के फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान रखें कि इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, और वही कॉलेज आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से आज भी स्थित है और आज भी विख्यात है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की, और ये एक प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। साथ ही साथ 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की इन्होंने स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की। विद्यार्थी ध्यान रखें कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी।
चलिए आगे हम चर्चा करते हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर तिवारी। इनका जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ तथा इनकी मृत्यु है वो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। देखिए, तो दयानंद सरस्वती के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो है कि ये आर्य समाज के संस्थापक थे और स्वराज्य का नारा सबसे पहले इन्होंने ही दिया था और बाल गंगाधर तिलक ने फिर इसी नारे को आगे बढ़ाया था। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनेकों बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुड्डी पड़वा दिवस, विद्यार्थी ध्यान रखें कि गुड्डी पड़वा दिवस गिरगांव मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान रखें कि 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती है वो मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, पशु बलि और महिलाओं को वेदों को पढ़ने की अनुमति न देने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। इनका एक प्रमुख नारा था कि वेदों की ओर लौटो। इनका एक प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसको आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। 1875 में उन्होंने इसकी हिंदी में रचना की थी उदयपुर में, राजस्थान का जो उदयपुर जिला है वहाँ। और इसका जो प्रथम संस्करण था वो अजमेर में, राजस्थान का एक जिला है अजमेर, वहाँ प्रकाशित हुआ था। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म है वो 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में। और महात्मा ज्योतिराव फुले है वो एक भारतीय समाज सुधारक, एक विचारक, एक समाजसेवी, एक लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लोग इन्हें महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रमुख प्रश्न अनेकों बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया था, जो कि महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करती थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो कि दलितों और महिलाओं के लिए कार्य करता था। देखिए, इनकी जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो सावित्रीबाई फुले को इन्होंने खुद ने शिक्षा प्रदान की, उनको पढ़ाया लिखाया और सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही भारत की जो प्रथम महिला अध्यापिका भी कहलाती हैं। इन्होंने फिर लड़कियों के लिए पहली जो बालिका विद्यालय है वो पुणे में 1848 में इन्होंने स्थापित किया। तो भारत का जो पहला बालिका विद्यालय था वो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा 1848 में भारत के पुणे, महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थापित किया गया। देखिए, 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, लेकिन जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी गुलामगिरी, जिसकी वजह से उनको बड़ी ख्याति मिली। या कह सकते हैं कि अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुलामगिरी की रचना किसने की थी, तो महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा। उनकी अन्य रचनाएं भी थी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी और किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ऐसी उनकी प्रमुख रचनाएं थी। साथ ही साथ गोविंदराव जो फुले हैं उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई। चलिए आगे चर्चा करते हैं कंदूरी वीरशैलिंगम। कंदूरी वीरशैलिंगम, कंदूरी वीरशैलिंगम है वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे और आधुनिक तेलुगु साहित्य में इन्हें गद्य ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थी ध्यान रखें कि तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्मा की उपाधि किसे प्राप्त थी? कंदूरी वीरशैलिंगम को प्राप्त थी। देखिए, इनका जो जन्म है वो 16 अप्रैल 1848 को
और इनकी राजमंड्री आंध्र प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु है 27 मई 1919 को हुई। कंदुकुरी वीरेशलिंगम है वो तेलुगु साहित्य के इतिहास में प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। इन्होंने अनेक जन जागरण के कार्य भी किए और इन्होंने वहाँ आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की स्थापना की। विद्यार्थी ध्यान रखें कि इन्होंने आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्मो मंदिर की स्थापना की थी इन्होंने 1887 में राजमंड्री आंध्र प्रदेश में। देखिए 11 दिसंबर 1881 को प्रथम विधवा पुनर्विवाह इन्होंने संपन्न करवाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकी ख्याति फैल गई थी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी इनको बधाई दी थी। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है द सोर्स ऑफ नॉलेज, एक इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द सोर्स ऑफ नॉलेज, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई। वैसे तो इन्होंने गोपाल शतकम, मार्कंडेय शतकम, रसिक जन मनोरंजनम, शुद्रांत, उत्तर रामायण जैसी अनेक रचनाएं की, लेकिन द सोर्स ऑफ नॉलेज पुस्तक की वजह से इनको प्रमुखता जाना जाता है। वीरेशलिंगम का निधन है 27 मई 1919 को हुआ। चलिए आगे चर्चा करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। देखिए जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है वो बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और अनुवादक थे। बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से वो एक थे और उनका बचपन का नाम चंद्र बंदोपाध्याय था। विधवा पुनर्विवाह के उन्होंने लोकमत तैयार किया था और 1856 में इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। विद्यार्थी ध्यान रखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के द्वारा, इन्हीं प्रयासों से पारित किया गया। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही करवाया था। संस्कृत कॉलेज ने उन्हें जो पांडित्य की या विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। ऐसा माना जाता है कि समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी कोई है तो वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं केरल के नारायण गुरु की। इन्हें जो केरल के अंदर जो पुनर्जागरण है उसका लीडर या प्रमुख नेता माना जाता है। देखिए नारायण गुरु का जन्म है वो केरल में 28 अगस्त 1855 को और मृत्यु इनकी 20 सितंबर 1928 को हुई। भारत के महान संत व ये के समाज सुधारक थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जहाँ कोई भी मूर्ति स्थापित न हो। इसीलिए इन्होंने दक्षिण केरल के नैयर नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है अरुवीपुरम, यहाँ इन्होंने एक मंदिर बनाया था और इस मंदिर में उन्होंने कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की थी। इन्होंने एक अद्वैत आश्रम की स्थापना भी की थी और वहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी इन्होंने स्थापित किया था। 1920 में त्रिशूर में उनके द्वारा स्थापित कारामुक्कू मंदिर में किसी देवता की प्रतिमा नहीं लगाई गई बल्कि एक दीपक स्थापित किया गया जिसका संदेश था चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो। तो चलिए अब हमने जो प्रमुख 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार हुए थे उन आंदोलनों के बारे में चर्चा कर ली है। कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं कि 1914 में अंजुमने ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना की गई। अंजुमने ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना 1914 में की गई। साथ ही साथ विष्णु शास्त्री ने 1868 में इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया था। साथ ही साथ जो पंजाब है उससे एक पत्रिका निकलती थी तहसीब ए निश्वान, इसने भी बहुविवाह के बारे में खुलकर इसके प्रस्ताव का समर्थन किया था। बहुविरोधी जो विरोधी में जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किया था कि बहुविवाह पे रोक लगनी चाहिए। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण की। अब पहला भाग हमने पूरा कर लिया जिसके अंतर्गत हमने 19वीं और 20वीं शताब्दी को जो भी धार्मिक सुधार हुए थे उनके बारे में चर्चा कर ली। अब देखिए हम चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण की।
कि संस्कृतिकरण की वजह से भारत के समाज में जो प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए। देखिए, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उपनिवेशवाद के पहले से भारत में थी और इसने भारत के समाज को पहले भी प्रभावित किया और उपनिवेशिक शासन के बाद में भी प्रभावित किया। जबकि आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षता है वो उपनिवेशवाद के बाद की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन संस्कृतिकरण है वो उपनिवेशवाद से पहले की प्रक्रिया है। जब भी हम संस्कृतिकरण की चर्चा करते हैं तो हम साथ ही साथ डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन की चर्चा भी करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र के जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं उनमें से एक नाम है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवासन, जो कि मैसूर के थे और भारतीय समाजशास्त्रियों के अग्रज रहे हैं। इन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया और वहां उस रामपुरा गांव में इन्होंने एक जाति है कुर्ग, उस कुर्ग जाति का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने एक अवधारणा दी जिसको उन्होंने पहले ब्राह्मणीकरण कहा, लेकिन बाद में इन्होंने इस ब्राह्मणीकरण को ही संस्कृतिकरण की अवधारणा के रूप में बदला। देखिए, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी जिसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का उल्लेख किया था वो थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952। ये इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी। वैसे तो एम.एन. श्रीनिवासन ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स में भी की है, साथ ही साथ सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक में भी इन्होंने जो संस्कृतिकरण है और जो पश्चिमीकरण है इसकी अवधारणा का विस्तृत और व्यापक वर्णन किया है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि संस्कृतिकरण है क्या। देखिए, श्रीनिवास है उन्होंने जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए मैसूर के पास एक रामपुरा गांव है उसमें उस कुर्ग जाति का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो अपनी परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज, वेशभूषा इत्यादि को छोड़कर अपने से उच्च या मुख्यतः ब्राह्मण जो जातियां हैं उनका अनुसरण करते हैं और इस अपेक्षा से करते हैं कि कुछ वर्षों या पीढ़ियों के बाद उन्हें भी उच्च जाति में स्थान मिल जाएगा या फिर वो उच्च जातियों में शामिल हो जाएंगी और उनकी स्थिति है वो निम्न से उच्च हो जाएगी। इस प्रक्रिया को विश्लेषित करते समय उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को विकसित किया। देखिए, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपनी विचारधारा, अपनी पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद जो निम्न जाति है वो जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती हैं। सामान्यतः 1-2 पीढ़ियों तक यह दावा किए जाने के बाद ही उन्हें स्वीकृति मिलती है। एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार से समझाया। लेकिन जो मूलतः समझने की बात वो यही है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति है वो उच्च जातियों का अनुसरण करती है और इस अनुसरण के तहत वो उच्च जातियों के जैसे कर्मकांड, उनकी तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देती हैं, उनके रीति रिवाज को अपना लेती हैं, उनकी विचारधारा, उनकी पद्धति को अपना लेती हैं। जैसे वो खान पान के अंदर जैसे निम्न जातियां हैं वो मदिरापान बंद कर देती हैं, वो मांसाहार को बंद कर देती हैं, वो यज्ञ हवन करना प्रारंभ कर देती हैं, वो पूजा पाठ की पद्धतियों को अपना लेती हैं, उनकी तरह खान पान को अपना लेती हैं, उनकी तरह रहन सहन को अपना लेती हैं और ऐसा वो 2-3 पीढ़ियों तक करती हैं और उसके पश्चात वो ये आशा करती हैं कि उन्हें भी जातीय संस्तरण में उच्च जातियों के अंदर शामिल कर लिया जाए। इसी प्रक्रिया को एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहा। पहले एम.एन. श्रीनिवासन ने माना कि जो निम्न जातियां हैं वो सदैव ब्राह्मण जातियों का अनुसरण करती हैं, इसीलिए उन्होंने पहले इसको ब्राह्मणीकरण कहा। लेकिन जब उन्होंने पाया कि सदैव ऐसा नहीं है कि निम्न जातियां केवल ब्राह्मण जातियों का अनुसरण करती है, उन्होंने पाया कि जिस भी क्षेत्र में जो द्विज जाति है या जो प्रभु जाति है, निम्न जातियां उस जाति का अनुसरण करती हैं। तो निम्न जाति के लिए जो संदर्भ समूह है वो द्विज जाति भी हो सकती है कोई भी, या कोई भी प्रभु जाति हो सकती है। इसीलिए इन्होंने फिर उसको ब्राह्मणीकरण से संस्कृतिकरण कहा। चलिए संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं।
संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। वो हमने पहले भी चर्चा कर ली कि संस्कृतिकरण है उसका संबंध निम्न जातियां हैं। इसमें निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों की तरह जीवन यापन करने लग जाती हैं या उच्च जातियों की तरह वो व्यवहार करना प्रारंभ कर देती हैं। दूसरा है, यह प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है। देखिए, समाज में जो गतिशीलता आ रही है कि निम्न जातियां अपने आप को उच्च उठाने के लिए उच्च जातियों के जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देती हैं, उनकी तरह कर्मकांड, उनकी तरह धार्मिक विश्वासों को मानने लग जाती हैं, उनकी तरह रीति रिवाजों को मानने लग जाती हैं, तो वो एक तरीके की समाज में गतिशीलता को प्रकट कर रही है। फिर अगली विशेषता है कि संस्कृतिकरण का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं है बल्कि संपूर्ण समूह से है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई एक व्यक्ति या परिवार उच्च जाति की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दे और या फिर किसी द्विज जाति की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दे तो वो संस्कृतिकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। संस्कृतिकरण के लिए एक संपूर्ण समूह का होना जरूरी है कि पूरी की पूरी एक जाति है, पूरी की पूरा एक जो समूह है, किसी भी क्षेत्र में जो पूरा का पूरा समूह है या पूरा पूरा जो समुदाय है वह अपने कर्मकांड और जीवन पद्धति को त्याग कर उच्च जाति या जो उच्च समूह है या जो द्विज जाति है उसके कर्मकांडों को, उसकी जीवन शैली को अपना लेता है। अगली विशेषता है कि संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि संस्कृतिकरण के लिए कोई भी संदर्भ समूह है वो कोई भी द्विज जाति हो सकती है, कोई भी प्रभु जाति हो सकती है। किसी क्षेत्र में जो भी उच्च जाति है वही संस्कृतिकरण का आदर्श हो सकती है। किसी क्षेत्र में कोई जो आर्थिक रूप से संपन्न जाति है या किसी क्षेत्र में कोई धार्मिक या राजनीतिक रूप से संपन्न है तो वह भी संदर्भ समूह के रूप में या आदर्श के रूप में हो सकती है। साथ ही साथ संस्कृतिकरण है वो केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि हिंदू जातियों में ऐसा है, नेपाल की कई जनजातियां हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, उनमें भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। या जो कह सकते हैं कि जो अनेक प्रकार की जो दूसरे जो जनजातियां हैं जो गैर हिंदू जातियां हैं उनमें भी ऐसी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। संस्कृतिकरण की अगली विशेषता है कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। जो हमने पहले भी चर्चा कर ली कि निम्न जाति है वो क्या करती है, अपने संस्कृति में परिवर्तन करके उच्च जाति की संस्कृति को अपनाने का प्रयास करती है और समाज में इससे सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इसको सांस्कृतिक परिवर्तन का सूचक भी माना जाता है। चलिए, जब हम संस्कृतिकरण की चर्चा करते हैं तो यहीं हम एक अवधारणा है प्रभु जाति जो कि संस्कृतिकरण के साथ जुड़ी हुई है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की कि जो निम्न जातियां हैं वो जिस भी क्षेत्र की जो द्विज जाति है या जो उच्च जाति है या जिसको हम प्रभु जाति भी कह सकते हैं उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देती हैं, उसके रीति रिवाजों को अपनाना प्रारंभ कर देती हैं। तो प्रभु जाति क्या है? प्रभु जाति वह है जो किसी गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हों, स्थानीय कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर स्वामित्व रखती हों, आर्थिक या राजनीतिक रूप से सक्षम हो या जातीय संस्तरण में उच्च स्थान रखती हों। मतलब अगर किसी क्षेत्र में कोई भी जाति है वो संख्या की दृष्टि से अधिक है, मतलब साथ ही साथ उसके पास जो कृषि योग्य भूमि है उस पर अधिक स्वामित्व है, वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त है, पैसे वाली है और जातीय संस्तरण में उसको उच्च स्थान प्राप्त है, तो वो उस स्थान की प्रभु जाति कहलाई। कक्षा 11 में हमने अजगर की अवधारणा जो पढ़ी थी वो इस प्रभु जाति के अंतर्गत ही आती है, जिसमें अहीर, जाट, गुजर ऐसी जो जातियां हैं उनको उत्तर भारत में प्रभु जातियां या अजगर जातियों के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं संस्कृतिकरण की आलोचना। देखिए, जिस प्रकार से एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण को पहले ब्राह्मणीकरण कहा और संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, उसकी आलोचनाएं भी काफ़ी हुई। एम.एन. श्रीनिवासन खुद ने माना कि यह एक विषम और जटिल अवधारणा है। एम.एन. श्रीनिवासन को खुद का भी मानना था कि संस्कृतिकरण है वो एक विषम और जटिल अवधारणा है, इसको समझना बड़ा ही पेचीदा है, क्योंकि जो निम्न जातियां हैं वो किसको अपनी संदर्भ समूह मानेंगी, किसको अपनी वो
द्विजाति मानेंगी, ये उस क्षेत्र के आधार पे ही देखा जाएगा। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होकर केवल कुछ व्यक्तियों की स्थिति में ही परिवर्तन होता है। देखिए, मूलतः यही बात है जिसके आधार पर संस्कृतिकरण की आलोचना की जाती है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की वजह से समाज की जो जातीय संरचना है उसमें कोई भी ढांचागत परिवर्तन नहीं आता। इसमें केवल जो कुछ जो लोग हैं या जो समूह है वो अपने स्थिति को उच्च करने का दावा प्रस्तुत कर तो देता है, लेकिन जातीय संस्करण में उसका कोई भी प्रभाव नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि निम्न जातियों को उच्च जाति में शामिल कर लिया जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, निम्न जातियां हैं वो अपनी जो उनकी जो क्षितिज जो स्थिति है, अपने बराबर की जो जातियां हैं उससे अपने आप को उच्च मानने लग जाती हैं, या वो समूह है वो अपने बराबर का जो जातीय समूह है उससे अपने आप को उच्च मानने लग जाता है, लेकिन जातीय संस्करण में उसको उच्च जातियों में शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि संस्कृतिकरण की वजह से समाज की जो संरचना है या जो जातीय संरचना है उसमें कोई भी ढांचागत परिवर्तन नहीं होता। साथ ही साथ तीसरी आलोचना यह है कि उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुसरण करने की जो इच्छा है उसको प्राकृतिक और वांछनीय मान लिया गया है। कहने का तात्पर्य क्या कि जो निम्न जातियां हैं जो उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाती हैं वो वांछनीय और प्राकृतिक है, ऐसा मान लिया गया है कि भाई ऐसा तो होता ही है कि निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाना पसंद करती हैं। लेकिन ये एक साधारण सी बात है कि सदैव ही व्यक्ति है वो अपने से उच्च जीवन शैली को अपनाना पसंद करता है। फिर इसकी जो अगली अवधारणा जो आलोचना वो ये है कि यह अवधारणा असमानता वह जो अपवर्जन है उसको सही ठहराती है, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि ये उच्च और निम्नता का भेद प्रकट करती हैं। साथ ही साथ ये जो छुआछूत है या जो कह सकते हैं कि जो असमानता उसको बढ़ावा देती है। साथ ही साथ ये है दलित और ये जो अवधारणा है ये दलित संस्कृति और समाज के मूलभूत जो पक्ष हैं उनको पिछड़ा मान लेती है। ये मान लेती है कि दलित होना मतलब हमेशा ही पिछड़ापन होना है, या ये मानती है कि दलित संस्कृति है वो हमेशा से ही निम्न रही है, पिछड़ी हुई रही है, जो कि एक गलत अवधारणा है, एक गलत समझ है। साथ ही साथ ये जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता में वृद्धि करती है। यह माना गया है कि ये जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता मतलब स्त्रियों की स्थिति में ये और गिरावट करने वाली प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण है, उसकी वजह से समाज में जातिगत भेदभाव भी बढ़ता है और लैंगिक असमानता में वृद्धि भी होती है। चलिए, अब हमने संस्कृतिकरण के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। अब हम थोड़ी सी एक और उल्लेख कर लेते हैं संस्कृतिकरण के बारे में कि देखिए, संस्कृतिकरण का जो उल्लेख है या संस्कृतिकरण की जैसी जो अवधारणा है उसका उल्लेख इससे पहले भी जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एवं डेवलपमेंट में किया था। ऐसी एक जो प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उसी की जैसी प्रक्रिया का उल्लेख उन्होंने कास्ट इन इंडिया पुस्तक में किया था। सामाजिक सीढ़ी में ऊपर से नीचे की ओर अनुकरण के चलने की इस प्रक्रिया के सबसे पुराने उल्लेख हैं एक अन्य संदर्भ में ग्रेबियल टार्डे द्वारा लिखित एक पुस्तक है द लॉज ऑफ एमिटेंशन। द लॉज ऑफ एमिटेंशन, इस पुस्तक में लॉर्ड टार्डे ने भी ग्रेबियल टार्डे ने भी इसके बारे में लिखा था। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसी की जैसी जो अन्य प्रक्रिया उसके बारे में उन्होंने लिखा था। देखिए, जॉर्ज स्टुअर्ट जो मिल है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी। ये जो पुस्तक है इसे भारतीयों ने मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना, जो कि स्वतंत्रता और समानता की चर्चा इसमें की गई थी। ऑन लिबर्टी इस पुस्तक में यूरोप में जो फ्रांस है या यूरोप है उन देशों में जो स्वतंत्रता और समानता की बात की गई थी उसके बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक लेख लिखा था ऑन लिबर्टी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। दूसरी अवधारणा है पश्चिमीकरण की अवधारणा। देखिए, हमने पहले चर्चा की थी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो उपनिवेशवाद से पहले भी थी भारत में, लेकिन जो पश्चिमीकरण है
वो अवधारणा उपनिवेशवाद की देन है, या भारत में अंग्रेजों के आगमन के या यूरोपीय देशों का भारत में आगमन हुआ उसके बाद में ही प्रारंभ हुई है। तो जो पश्चिमीकरण है इसकी अवधारणा भी एम एन श्रीनिवासन ने दी थी, और उन्होंने जब भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक में उन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों अवधारणाओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, विस्तृत रूप से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। देखिए, पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत भारत में होने वाले सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थागत नवीनताएं शामिल हैं, जो इस देश में पश्चिमी देशों मुख्यतः इंग्लैंड के राजनीतिक व सांस्कृतिक संपर्क के कारण आए हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य है वो विविध प्रकार के परिवर्तन से हैं जो कि वस्त्र में, भोजन में, खान पान और रहन सहन में दिखाई देता है। एम एन श्रीनिवासन के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग हैं वो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। उनका कहने का मतलब था कि निम्न जाति अपने से उच्च जाति में शामिल होने का दावा करती है तो वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाती है, और जब संस्कृतिकरण के अंतर्गत जो उच्च जातियां हैं, जो समाज में सबसे उच्च हैं, वो अंग्रेजों का अनुसरण करती हैं, वो पश्चिमी देशों का अनुसरण करती हैं और वो पश्चिमीकरण को अपनाती हैं। देखिए, एम एन श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम से आए परिवर्तन है, जैसे प्रौद्योगिकी में, संस्थाओं में, विचारधारा में और मूल्य में जो परिवर्तन आए। तो कहने का मूल तात्पर्य यही है कि अंग्रेजों के शासन की वजह से या अंग्रेजों के उपनिवेशवाद की वजह से भारतीय समाज, भारत की कला, भारत का जीवन, भारत का रहन सहन, भारत के खान पान, भारत की संस्कृति में जो भी परिवर्तन आए हैं वो परिवर्तन पश्चिमीकरण के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत माना गया है। देखिए, अब इसी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये एक तटस्थ अवधारणा है। पश्चिमीकरण की अवधारणा एक तटस्थ अवधारणा है जिसके अंतर्गत भारतीय समाज के अंदर अंग्रेजों की जो संस्कृति है उसके जो प्रभाव आए हैं वो सही हैं या बुरे हैं, इसके बारे में उल्लेख नहीं करती है ये अवधारणा। ये केवल यही बताती है कि उपनिवेशिक काल की वजह से या जो अंग्रेजी संस्कृति है उसका भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ये उल्लेख करती है, ना कि ये उस संस्कृति को सही या गलत ठहराती है। साथ ही साथ ये एक व्यापक अवधारणा है, एक बड़ी अवधारणा है। इसके अंतर्गत संस्कृति के जो भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तनों की चर्चा की जाती है। हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा जीवन, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारी संस्थाएं, हमारी परंपराएं, हमारे धर्म, जिसमें भी जो परिवर्तन हो रहा है और उपनिवेशिक शासन की वजह से जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसीलिए ये व्यापक अवधारणा है। साथ ही साथ ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है, क्योंकि यहाँ जब भी हम पश्चिमीकरण का अध्ययन करते हैं तो पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पता लगाते हैं कि कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन आए हैं। साथ ही साथ ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई संस्कृति है। देखिए, जो पश्चिमीकरण है वो उसके अंदर ये कहा जाता है कि अंग्रेज जिस संस्कृति को अपनाते थे अब इंग्लैंड में या यूरोपीय देशों में, यहाँ उससे तात्पर्य नहीं है, लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए और अपने साथ वो जिस संस्कृति को लेके आए, जिस खान पान को लेके आए, जिस रहन सहन को लेके आए, उसको पश्चिमीकरण के अंतर्गत नापा जाता है या पश्चिमीकरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही साथ ये एक व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है। अनेक स्तरों पे ये समाज में परिवर्तन करती है। ये चेतन और एक अचेतन प्रक्रिया दोनों है। कहने का तात्पर्य कि पश्चिमीकरण की वजह से भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए हैं, कुछ तो वो चेतन रूप से हमें दिखाई देते हैं, जबकि कुछ वो अचेतन रूप से हमारे को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो अचेतन रूप से उनको हमने अपना लिया है, उनके विचारों को या उनकी शिक्षा को या उनके रहन सहन को हमने हमारे अचेतन मन में उतार लिया है। तो ये एक अचेतन प्रक्रिया भी है।
अब देखिए भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव था भारत की वेशभूषा में परिवर्तन। देखिए पहले जहाँ भारत की स्त्रियां हैं या जो पुरुष हैं वो भारतीय परिधान पहनते थे, पगड़ी पहनना या फिर धोती पहनना, लुंगी पहनना या फिर कुर्ता पजामा पहनना, स्त्रियों के द्वारा साड़ियाँ पहनना, घाघरा पहनना। लेकिन जैसे ही उपनिवेशवाद की वजह से उपनिवेशवाद की वजह से पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारत में आई और पश्चिमीकरण की वजह से अब पैंट और कोट पहनने लग गए हैं, अब स्कूलों में टाई और बेल्ट लगाए जाते हैं, अब हर व्यक्ति जीन्स पहनता है, स्त्रियां पैंट शर्ट पहनती हैं या फिर साड़ियों के भी अलग अलग प्रकार से स्त्रियां बांधती हैं, अब टाई बेल्ट लगाना लोग पसंद करते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमारी वेशभूषा में पश्चिमीकरण की वजह से ही हुए हैं। साथ ही साथ खान पान और रहन सहन में परिवर्तन, अब हम मांसाहार करने लगे हैं, मदिरापान भी करने लगे हैं, खाने में हम कांटे और छुरी का प्रयोग करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, जूते पहने ही खाना खाते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, रसोई में भी हम जूते लेके चले जाते हैं, या जो सड़क के किनारे जो हम ठेलों के ऊपर जो फास्ट फूड खाते हैं, ये सारे के सारे पश्चिमीकरण के प्रभाव की वजह से ही है। साथ ही साथ जाति प्रथा में परिवर्तन, देखिए पश्चिमीकरण की वजह से भारतीय जाति प्रथा में शिथिलता आई है। अब जाति का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया और जो जजमानी प्रथा थी जिसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी, उस जजमानी प्रथा में भी अब कमी आ गई है, जजमानी प्रथा की धीरे धीरे समाप्ति हो गई है। साथ ही साथ जाति प्रथा भी शिथिल हुई है। अब उतना ज़्यादा जाति का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता जितना उपनिवेशवाद की पहले होता था। फिर है विवाह नामक संस्था में परिवर्तन, विलंब विवाह में वृद्धि हुई है, प्रेम विवाह में वृद्धि हुई है, बाल विवाह पर रोक लगी है, विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुए हैं और साथ ही साथ जहां हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का मेल माना जाता था विवाह, अब वो उसमें भी परिवर्तन आ गया। धार्मिक संस्कार तो माना जाता है लेकिन अब तलाकों में भी वृद्धि होने लग गई है। साथ ही साथ अंतर्जातीय विवाह भी प्रारंभ हो गए हैं। तो उपनिवेशवाद की देन है कि भारत में अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ हुए हैं, विलंब विवाह में और प्रेम विवाह में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ बाल विवाह पर रोक लगी। देखिए पश्चिमीकरण ने भारत के परिवार की संरचना में भी परिवर्तन किया। एकल परिवारों में वृद्धि हुई, जहां पहले संयुक्त परिवार पाए जाते थे अब वो एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के कार्यों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। स्त्रियां घर का कार्य करती थी, पुरुष बाहर जो आर्थिक क्रियाएं थे उनको संपन्न करते थे, लेकिन अब स्त्री और पुरुष दोनों ही आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। स्त्रियां भी घर संभालती हैं, स्त्रियां भी बाहर जाके कार्य कर रही हैं। तो ये पश्चिमीकरण की ही देन है। साथ ही साथ स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। उपनिवेशवाद की देन थी कि और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव था कि सती प्रथा पे भारत में रोक लगा दी गई। भारत में शिक्षा में वृद्धि हुई, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई, स्त्रियां हैं वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न हुई और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। स्त्रियों की स्थिति है वो सशक्त हुई। ये पश्चिमीकरण का ही प्रभाव था। धार्मिक जीवन में प्रभाव को माने तो धार्मिक कर्मकांडों में परिवर्तन आया। भारत में है वो अंधविश्वासों में कमी आई। चिंतन, तर्क और वैज्ञानिकता को भारत में महत्व दिया जाने लग गया। वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार होने लग गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लग गया। जो परंपरागत अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, उनको भारत त्यागने लग गया। भारतीय समाज में अब उनमें कमी आने लगी। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखें तो पंचायत के अधिकारों में कमी की गई, लेकिन एक भारत है वो एक राजनीतिक सत्ता के रूप में संगठित हुआ। पूरा भारत है वो एकता के रूप में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो पाया। वो पश्चिमीकरण की ही देन थी। साथ ही साथ मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो कि वोट देने वाला था। ऐसा वर्ग जो कि लोकतंत्र और या फिर शासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो चुनाव प्रणाली है वो भी पश्चिमीकरण की ही देन है। हमारी संसदीय प्रणाली है वो भी पश्चिमीकरण की ही देन है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की बात करें तो जो पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जो बच्चा है वो गुरुकुल में आके शिक्षा प्राप्त करता था, वो उसकी समाप्ति हो गई। मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसके प्रभाव से अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रारंभ हुई। भारत में परीक्षा की पद्धति है वो भी पश्चिमीकरण की देन है, और जो भारत में औपचारिक शिक्षा दी जाती है वो भी पश्चिमीकरण की ही देन है।
आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की बात करें तो भारत में औद्योगिकरण का जो प्रभाव है वो पश्चिमीकरण की देन की वजह से हुआ। श्रम का विशेषीकरण हुआ, लोग अलग अलग कार्य करने लग गए, लघु व कुटीर उद्योगों व कृषि का पतन हुआ। लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में नए नए कल कारखाने लगे और साथ ही साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। साहित्य और कला के क्षेत्र में बात करें तो पश्चिमीकरण ने भारत की साहित्य और कला दोनों को परिवर्तित किया। लोग पाश्चात्य जो कलाएं हैं उनके बारे में जानने लग गए, पाश्चात्य संगीत को लोग अपनाने लग गए। जैसे रवि वर्मा जैसे जो कलाकार थे उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति है उनके दोनों के मेल से एक नई कला का विकास किया और 1870 में उन्होंने की जाके प्लॉट कृष्णा मेनन के परिवार का चित्रांकन भी किया। वह एक ऐसा चित्र था जिसमें आधुनिक और परंपरागत दोनों समाजों या दोनों परिवारों का मेल था, जिसमें उस समाज जो केरल का जो परिवार था उसके आधुनिकता को भी दर्शाया गया और उसकी जो परंपरागत छवि है उसको भी दर्शाया गया। तो कहने का तात्पर्य यही था कि जो पश्चिमीकरण है उस पश्चिमीकरण ने भारत का जो समाज था उसकी जो संस्कृति थी, चाहे वो भौतिक संस्कृति रही हो चाहे वो अभौतिक संस्कृति रही हो या फिर संस्कृति का कोई भी भाग रहा हो, उसको बड़े ही विस्तार से या बड़े ही कह सकते हैं हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया और हर क्षेत्र में उसने परिवर्तन किया। देखिए कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं पश्चिमीकरण की, जिनमें एक प्रमुख विद्वान है डेनियल लर्नर। उन्होंने कहा कि पश्चिमीकरण एक संकुचित और अनुपयुक्त अवधारणा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमीकरण है वो केवल अंग्रेजों की वजह से भारत में जो प्रभाव परिलक्षित होते हैं उन्हीं को नहीं दर्शाती है। स्वतंत्रता के बाद में भारत के ऊपर रूस और अमेरिका का भी बहुत प्रभाव पड़ा है, तो जो रूस और अमेरिका है उसके प्रभाव को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। केवल इंग्लैंड या अंग्रेजों के प्रभाव को ही पश्चिमीकरण के अंतर्गत नहीं नापा जाना चाहिए। साथ ही साथ योगेंद्र सिंह है वो पश्चिमीकरण के स्थान पे आधुनिकीकरण के जो शब्द है उसको अधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। तो आज के युग में जो पीढ़ियों के बीच जो संघर्ष है, जो मतभेद है, वो एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में देखा जाता है। वो भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है कि जो नई संस्कृति है वो पॉप म्यूजिक सुनती है, जो नई संस्कृति है वो यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप जैसी चीज़ें चलाती है, नई संस्कृति है वो वीडियो गेम्स खेलती है, नई संस्कृति है वो एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में जीती है। जबकि जो पुरानी पीढ़ी है वो आज भी परंपरागत मूल्यों को, आज भी परंपरागत जो सामाजिक मानदंड हैं, जो धर्म है, विश्वास है, उनको मानती है। और दोनों के बीच संघर्ष का यही कारण है कि नई पीढ़ी है वो तेजी से परिवर्तन को पसंद करती है और परंपरागत जो पीढ़ी है वो आज भी धीरे धीरे परिवर्तन को पसंद करती है। तो इसकी वजह से जो सांस्कृतिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है दो पीढ़ियों के बीच में, वो भी पश्चिमीकरण का ही परिणाम है। साथ ही साथ एक तथ्य की चर्चा और कर लेते हैं कि पश्चिमीकरण का प्रभाव ही था कि जो स्त्रियों की शिक्षा में जो सुधार आया, उसका एक उदाहरण यहाँ है कि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो पंडित नेहरू की बहन थी, उन्होंने पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया और इस अंग्रेजी शिक्षा की वजह से ही पूरी दुनिया में वो अपनी बात को रख पाई और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो एक पश्चिमीकरण का ही प्रभाव था कि वो अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रख पाई। चलिए विद्यार्थियों, आज का जो ये अध्ययन है वो यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पंथ निरपेक्षता और आधुनिकीकरण की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।